क्वालकॉम के हिस्सा खरीदने के बाद नए शिखर पर पहुंचा आरआईएल। शेयर का भाव 1940 के करीब 12 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी बनी। बाजार में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली। बैंक निफ्टी ऊपर से करीब 450 पॉइंट फिसला। निफ्टी 10,820 के करीब। बैंकिंग शेयरों ने बनाया दबाव। मेटल और ऑटो शेयरों में अच्छी रौनक। निफ्टी मेटल और ऑटो इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी। भारत फोर्ज में 3% का उछाल। आईटी शेयर भी भागे। कोरोना इलाज के लिए दवा को डीसीजीआई से मंजूरी मिलने से बायोकॉन में 2% का उछाल। सन फार्मा, लुपिन जैसे शेयरों में भी दिखी खरीदारी। नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वायदा बाजार में आपकी ट्रेडिंग को फायदेमंद बनाने वाले इस शो में हम आपको बताएंगे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कहां और कैसे ट्रेड लेना चाहिए। आपको यह भी बताएंगे किन स्टॉक्स पे लॉन्ग या शॉर्ट साइड के मूव बन रहे हैं जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग का मौका बनता है, और एक शानदार ऑप्शन का ट्रेड भी आपके लिए आगे लेकर आएंगे। हमारे एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ेंगे, उनकी राय भी लेंगे। लेकिन इस वक्त की स्थिति पर नजर डालिए। बाजार ऊपरी लेवल से थोड़ा हल्का होता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इस बात पर आपका ध्यान होना चाहिए कि निफ्टी पिछले हफ्ते लगातार अटकता हुआ दिख रहा था। ऊपरी स्तरों पे हम देख रहे थे 10,800, 10,810, 10,820, 10,830 इस रेंज में आकर आप अटक जाते थे। आज आप इसके ऊपर निकले। शुरुआत में ही एक अच्छी तेजी देखने को मिली। हम 10,900 के आसपास तक पहुंचते हुए दिखाई दिए निफ्टी में, और उसके बाद अब बाजार ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है। तो ये एक स्वाभाविक ट्रेड नजर आता है, खासतौर पे क्योंकि निफ्टी बैंक मदद नहीं कर रहा है। निफ्टी बैंक में पिछले हफ्ते भी हमने बिकवाली देखी थी, और यहां पर अभी कंसोलिडेशन बाकी नजर आ रहा है। शायद थोड़ा और वक्त निफ्टी बैंक को चाहिए एक बेस बनाने के लिए, इसलिए आप निफ्टी पर भी उसका असर देख रहे हैं। लेकिन आरआईएल जैसे दिग्गजों की मदद मिल रही है, आईटी कंपनियों से मदद मिल रही है, तो काफी सारे प्लस पॉइंट हैं निफ्टी के साथ जो इसको ऊपर थामे हुए हैं। भले ही बैंक निफ्टी अब आपको काफी नुकसान में दिखाई दे रहा हो। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट के करीब पहुंच रहा है, ऐसा लगता है। पहले निफ्टी की बात करें। निफ्टी पे आज जिस तरह से पोजीशंस बनी है वो आपके सामने लेकर आते हैं। अब देखिए, कल तक की या शुक्रवार के आखिर में जो हम स्थिति देख रहे थे, 10,600 के पुट राइटर्स पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे थे, और 10,900 पे कॉल राइटर्स पोजीशन बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये एक दायरा बन रहा था। आज आप देख सकते हैं कि दोनों ही तरफ जो पोजीशंस है वो थोड़ी ऊपर की ओर सरकती हुई नजर आ रही है। निफ्टी में आज अगर आप कॉल राइटर्स की पोजीशन देखें तो वो 11,000 पे अब ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशन 11,000 की तरफ बढ़ी है। यहां पे ज्यादा एडिशन है। 10,950 पे भी कुछ एडिशन है, खास नहीं। बड़ा फोकस आपका होना चाहिए वो 11,000 के लेवल पर होना चाहिए, जो कि ये बता रहा है कि अब ऑप्शन राइटर्स 11,000 या उसके बियॉन्ड कहीं एक रेजिस्टेंस का जोन बनते हुए देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर गए। वहीं पुट की पोजीशंस अगर आप देखेंगे तो 10,800 के पुट पे अब ज्यादा पोजीशन बनती हुई दिखाई दी है, और 10,700 पे भी कुछ एडिशन हो रहा है। 10,800 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था और हाईएस्ट एडिशन भी है। इसका मतलब ये होता है कि 10,800 के आसपास, या आप अगर एक रेंज पकड़ें तो 10,750 से 10,800 के बीच में निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, और वो बेस आज के अब तक के ट्रेड में और मजबूत होता हुआ नजर आया है। तो आपकी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंडेक्स में। 10,750, 10,800 के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, ये जो दिन के दौरान बाजार एक इंट्राडे आपको थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल ऊपर के स्तर पे 10,900 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसलिए उस रेंज में जाकर के हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, जो उम्मीद के मुताबिक ही है। 10,900 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा जब 200 दिन के एवरेज के ऊपर निफ्टी निकलता हुआ नजर आएगा, और अगर बैंक भी सपोर्ट करते हैं तो वहां पर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अगर आप निफ्टी बैंक के आंकड़ों पर इसी तरह से नजर डालें तो जो स्थिति यहां पर दिखाई दे रही थी 22,000 और 23,000, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल पिछले शुक्रवार के आखिर में भी बने हुए थे, वही पोजीशन अब भी कायम है। 22,000 के पुट पे आप पाएंगे और 23,000 के कॉल पे। तो 23,000 के कॉल में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। आज जो नई राइटिंग हुई है वो भी 23,000 के ऊपर हुई है। ये जो आपको बता रहा है, दरअसल 23,000 के लेवल पे जो बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ हमें 23,300 से 23,400 का एक टारगेट दिख रहा है,
जो मुमकिन है उस दायरे को ध्यान में रखते हुए ये पोजीशन बन रही है। आज आपको बैंक निफ्टी जरूर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो जो टारगेट एरिया है जहां पे पोजीशन बन रही है 23,000 के ऊपर, क्योंकि 23,000 से ऊपर थोड़ी जगह है, उस हिसाब से प्राइसिंग करते हुए आप वहां पर ऑप्शन की राइटिंग कॉल में देख रहे हैं। तो उस लेवल को ध्यान में रखा है ऑप्शन राइटर्स ने, मंदी के खिलाड़ियों ने। लेकिन वहीं 22,500 पे आज जो कॉल्स जुड़े हैं वो एक ऐसा लगता है कि इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ी फिलहाल हम कह सकते हैं इस हफ्ते के लिए कोशिश हो रही है कि यहां पर भी आप थोड़ा सा इस समय, चूंकि सोमवार है, तो जो प्रीमियम है उसको खाने की कोशिश करें। 22,500 के राइटर्स पे नजर रखिए। बाजार में जब तेजी पकड़ेगी तो ये अपनी मुनाफा वसूली करके निकलते हुए नजर आएंगे, वो भी अपने आप में एक सिग्नल होगा। सपोर्ट नीचे की तरफ साफ तौर पे 22,000 के लेवल पर अहम है। यहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, यहां पर और एडिशन भी हुआ है, तो 22,000 का लेवल अब बाजार के लिए काफी अहम है। निफ्टी ने इसके ऊपर निकलने के लिए काफी मशक्कत की, और अब जब आप फाइनली इस लेवल के ऊपर निकल आए हैं तो आपको यह मानना चाहिए कि 21,800 से 22,000 ये एक बेस है। किसी भी गिरावट में जिस तरह से आप इस समय इंट्राडे का एक डिप देख रहे हैं, तो 21,800 से 22,000 के सपोर्ट जोन के करीब जितना आपको मिलता है, वहां से आप एक तेजी के लिए यहां पर ट्रेड लेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी दोनों ही इंडेक्स पे फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, अगर आप इन ऑप्शन के डेटा पर नजर डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से, क्या दिखता है उन्हें। मानव चोपड़ा हमारे साथ जुड़ते हुए। मानव, स्वागत है आपका। क्या आपकी स्ट्रैटेजी भी यही होगी, खरीदारी का मौका ही है जो गिरावट आ रही है निफ्टी में? जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो है, जो ओवरऑल फॉर्मेशन है, तो मेरा मानना है कि चलते के मार्केट में एक साइकिल कंसोलिडेशन हो गया, एंड जो बन रहा है वो साइड में हुआ करीब 10,750 और 10,800 तो टीम में बाइक आएगी। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ी दिक्कत लग रही है। मेरे ख्याल से हम मानव के साथ एक फोन के जरिए जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस वक्त थोड़ी दिक्कत हमें नजर आ रही है, उनकी आवाज़ हम साफ तौर पे नहीं सुन पा रहे हैं। तो दोबारा कोशिश करेंगे मानव के पास चलने की और आपको बताएंगे किस तरह की स्ट्रैटेजी फिलहाल आपको देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा वक्त देते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं मानव के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें एक अहम नतीजा जिस पर हमारी नजर है। IRCTC ने चौथी तिमाही में अच्छे नतीजे पेश किए हैं और कंपनी का जो सालाना मुनाफा है वो करीब 80% बढ़ा है। वहीं एबिटा मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो नतीजे और आगे की विस्तार योजनाओं पर बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के CMD महेंद्र प्रताप मल समय जुड़ रहे हैं। महेंद्र प्रताप जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नतीजे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मार्जिन बेहतर देखने को मिल रही है। अगर आप हमें एक अंदाजा दें कि इस क्वार्टर के दौरान, चूंकि अब यहां पर काफी सीमित मात्रा में कारोबार हो रहा है और उस पर सभी की नजर बनी हुई है, कि क्या उम्मीद है, क्या आउटलुक आप देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जब इस बीमारी का या तो कोई वैक्सीन आ जाए या फिर ये बीमारी का स्प्रेड जो अभी चल रहा है, कोविड-19 का नंबर ऑफ केसेस बढ़ ही रहे हैं, जब तक ये केसेस में साइजेबल कमी ना हो जाए एंड वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इन इंडिया, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। जब ये सारे फैक्टर्स हट जाएंगे, आई मीन इंक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस हट जाएंगे, या वैक्सीन आ जाए, या कोई ऐसी चीज हो जाए कि लोगों का डर खत्म हो, उसके में भी 1 महीने बाद से शायद ये पिकअप करना शुरू करेगा, और then we will be in a position to serve them. बिल्कुल, लेकिन एक जो अच्छी खबर आ रही है, सरकार प्राइवेट ट्रेन्स के लिए बिड्स मंगा रही है और नए सिरे से 150 प्राइवेट ट्रेन्स जो जारी करने की, उतारने की तैयारी है, उस पर क्या स्टेटस है? देखिए, आज की तारीख में, मतलब जस्ट कोविड के पहले इंडिया में अगर कोई प्राइवेट ट्रेन या प्राइवेट ट्रेन जैसी चीज चल रही थी तो वो IRCTC चला रहा था। जैसे आपको पता होगा, हम 3 गाड़ियां चला रहे थे। सबसे पहले हमने लखनऊ तेजस चलाई थी, उसके लखनऊ दिल्ली तेजस, देन उसके बाद अहमदाबाद मुंबई तेजस, और उसके बाद मुंबई वाराणसी इंदौर महाकाल एक्सप्रेस। तो
इन 3 गाड़ियों को चलाने का एक्सपीरियंस या किसी भी प्राइवेट ट्रेन या प्राइवेट ट्रेन जैसी ट्रेन चलाने का एक्सपीरियंस सिर्फ आईआरसीटीसी को है। अब आप टूरिस्ट सेक्टर में जाइए तो एक हम महाराजा एक्सप्रेस भी चलाते हैं, वो भी एक प्राइवेट ट्रेन है, बट दैट इज अ लग्जरी सेगमेंट फॉर टूरिस्ट। तो मतलब आईआरसीटीसी कैन सेफली से कि आज की तारीख में अगर किसी को भी ट्रेन चलाने का इंडिया में एक्सपीरियंस है तो सिर्फ आईआरसीटीसी को है। नाउ कमिंग टू दिस बिजनेस ऑफ ट्रेन ऑपरेशन, देखिए प्राइमरली इसमें 2 प्लेयर्स होंगे, वन विल बी ऑपरेटर, द अदर विल बी रोलिंग स्टॉक प्रोवाइडर। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप जाहिर तौर पे एक लीडर हैं और आपके लिए मौका बनेगा। ये बताइए, अब पोस्ट कोविड इस समय जो सिनेरियो है बुकिंग्स को लेकर के, ऑक्यूपेंसी को लेकर के, किस तरह का इस वक्त आप रुझान देख रहे हैं? नॉर्मल ट्रेन्स में देखिए हम जो हमारे पास एक फिगर है, अभी ट्रेनें एक तो चल बहुत कम रही हैं, सिर्फ 115 पेयर ऑफ ट्रेन चल रही हैं, वो भी स्पेशल ट्रेन बन के चल रहे हैं। ऑफ कोर्स रूट एंड स्टॉपेजेस आर सेम। तो नॉर्मली हम लोग दिन में 8 से 9 लाख टिकट इशू करते थे पहले प्री कोविड ऑन एन एवरेज। आज की तारीख में वो लगभग 2 लाख टिकट है। विंडो से कितना हो रहा है वो फिगर नहीं है हमारे पास रेडीली। सो दैट इज द ड्रॉप इन ट्रैफिक। बिल्कुल। तो फिलहाल स्थिति के नॉर्मलाइज होने का इंतजार करेंगे और साथ ही आपके अपडेट का इंतजार रहेगा प्राइवेट ट्रेन्स को लेकर के। बिडिंग की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, चूंकि आईआरसीटीसी ने लीड किया है जैसे कि आपने बताया, तो इस पर और क्या कदम आपकी ओर से आएंगे उसी पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव हमारे साथ बने हुए हैं और अब फिर से उनके पास चलते हैं। मानव, अब आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो, तकनीकी दिक्कत मेरे ख्याल से दूर हो चुकी है, बताइए इंडेक्स में कोई ट्रेड आप सुझाएंगे क्या? जी बिल्कुल। आई थिंक जो मार्केट चल रहे हैं वो न्यू टर्म पर्सपेक्टिव में कंसोलिडेशन मोड पे है। एंड प्रदीप जी, मेरा ऐसा मानना है कि 10,750 और 10,800 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे आपने भी हाईलाइट किया। तो ये इंपॉर्टेंट जो कंसोलिडेशन रहता है, बेसिकली अभी इंडेक्स अपने गेन्स को कंसोलिडेट कर रहा है, हम एक टाइम करेक्शन देख रहे हैं। तो यूजुअली ये जो फॉर्मेशंस बनते हैं मार्केट्स में, ये जो नेक्स्ट ट्रेंड अनफोल्ड होगा वो यूजुअली यही डायरेक्शन में अनफोल्ड होता है। तो करंट लेवल्स में भी निफ्टी में बाय करने की सलाह रहेगी। 10,750 का स्टॉप लॉस रहेगा बाय के लिए, अपसाइड टारगेट रहेगा 11,100। तो करंट लेवल्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निफ्टी के लिए काफी अच्छा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा प्राइस कंफर्मेशन के लिए हमें और वेट करना पड़ेगा। जो रेंज अभी करंट की बैंक निफ्टी के लिए है वो लोअर साइड में 22,000 का सपोर्ट है एंड अपसाइड में एंड और जो हम अपसाइड देख रहे हैं 22,600 700 का रेजिस्टेंस है। सो ये एक ब्रॉडर 600 से 700 पॉइंट का रेंज है। जब तक बैंक निफ्टी 22,600 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है प्रदीप जी, मेरा ऐसा मानना है तब तक कोई नया लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना चाहिए। मार्केट नियर टर्म में चौपी रहेगा, बट उसके चलते रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करंटली ओनली निफ्टी में लॉन्ग साइड करने के लिए है। बैंक निफ्टी के लिए हमें कंडीशनल बाय के लिए वेट करना पड़ेगा। 22,600 के ऊपर ही हमारा कंडीशनल बाय एक्टिव होगा, तो तब तक बैंक निफ्टी में लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए। स्वागत है आपका एक बार फिर। निफ्टी बैंक पे फिलहाल आप दबाव बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब 300 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक 22,100 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक का ऊपर रेजिस्टेंस लेने के बाद अब सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे। वहीं 10,800 के करीब फिसलता हुआ आपको निफ्टी भी दिखाई देगा। चिंता की बात यह होगी कि मार्केट ब्रेथ कमजोर हो रही है। अब अगर आप नजर डालें पूरे बाजार में तो आप देखेंगे गिरने और बढ़ने वाले शेयरों के बीच का जो समीकरण है वो बिगड़ता हुआ, अगर 5 स्टॉक ऊपर हैं तो 7 में गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स भी हल्के से लाल निशान में फिसलता हुआ दिखाई देगा इस समय। तो चलिए फिलहाल बाजार को यहाँ पे छोड़ते हैं और जानते हैं वो कौन से ट्रेड्स हैं जो मानव आज आपको सुझा रहे हैं। मानव बताइए। जी बिल्कुल, जो मेरा पहला पिक रहेगा वो आईटी सेक्टर में से है। मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म पर्सपेक्टिव में जब तक मार्केट कंसोलिडेशन मोड में रहेगा तब तक आईटी एज अ स्पेस कहीं ना कहीं एक आउट परफॉर्मेंस दे सकता है। सो मिड कैप आईटी स्पेस में से माइंट्री
एक स्टॉक है जो वेरी वेल प्लेस्ड है। अगर हम देखें भी तो इसने अपने वीकली चार्ट्स में जिस तरह पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट दिया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी मार्केट वीकनेस या कोई भी स्टॉक में थोड़ा गिरावट आती है, इसको थोड़ा पोजिशनल व्यू के साथ से लेना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश एंड ट्रेंड इज वेरी वेल एस्टैब्लिश। तो माइंट्री में बाय करने की सलाह है। 985 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट 1060 का है। मेरा सेकंड पिक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पे। अगेन ये स्टॉक काफी अच्छा आउट परफॉर्म आ रहा है रिसेंटली, एंड अगर हम रिसेंटली बात करें तो प्राइस ने भी ऑलरेडी 1320 के हाई से एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखा है करीब 1260 के आसपास। तो वापस शॉर्ट टर्म एवरेजेस के आसपास आके प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड इसका इंटैक्ट है, तो मेरा ऐसा मानना है नियर टर्म में प्राइस वापस नया फ्रेश हाई बनाएगा। ऑसिलेटर्स में भी बाय सिग्नल आ चुका है, तो इसमें बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1250 का, लोअर साइड अपसाइड टारगेट है 1325 का। मेरा थर्ड पिक है इंश्योरेंस स्पेस में से। अगर हम इंश्योरेंस एज अ सेक्टर देखें तो हैज बीन वन ऑफ अ गुड आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स, एंड एचडीएफसी लाइफ में पर्टिकुलरली जिस तरह एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है, आई थिंक न्यू टर्म पर्सपेक्टिव में स्टॉक में अभी भी एक अच्छा मोमेंटम रैली आना बाकी है, एंड स्टॉक अभी भी अच्छे अप ट्रेंड में। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 575 का, इसको बाय करके चलना। स्टॉप अपसाइड टारगेट है 635 का। मेरा आखिरी पिक है एफएमसीजी स्पेस में से जो है डाबर। इनफैक्ट ये प्राइसेस भी देखें तो करीब लास्ट 1 से 2 हफ्ते में प्रदीप जी स्टॉक ऑलरेडी कंसोलिडेशन मोड में था, एंड लास्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने इसमें एक अच्छी बरावट बनते हुए देखी है। वॉल्यूम्स भी अगर हम देखें वीकली पर्सपेक्टिव में कहना कि एक अच्छा बेस बनाने के संकेत दे रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है डाबर में डाबर लेके चला जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 475 का, अपसाइड टारगेट है 505। बिल्कुल, तो आप एफएमसीजी स्टॉक्स की तरफ एक थोड़ा सा शिफ्ट देख रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी तेजी के बाद बाजार थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहा है और ये स्टॉक कैचअप कर रहे हैं, क्योंकि इनका पार्टिसिपेशन कम देखने को मिला था। तो डाबर पे आपके लिए एक तेजी का कॉल बन रहा है, और इनफैक्ट आज का जो मेरा ऑप्शन है वो भी इसी सेक्टर से है, और आपको यहाँ पर दरअसल दिग्गज HUL से इस बाजार में मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो HUL पर आपकी नज़र होनी चाहिए। HUL का 2300 रुपए के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन डायरेक्टर साहब लेकर आइएगा, जो मैंने यहाँ पे नज़र डाली थी, तो करीब 40-42 के रेंज में मुझे दिखाई दिया था ये स्टॉक, और उस वक्त ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले। तो यहाँ पर आपके लिए एक तेज़ी का कॉल बनता हुआ टारगेट मुझे यहाँ पर आपको 60, 75 और फिर 90 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 टारगेट्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ओके, इस वक्त आपको ये करीब 46 पर पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस तकरीबन 20 रुपए पे है। आपके टारगेट, जो पहला टारगेट है वो 60 है, दूसरा टारगेट 75 है, और तीसरा टारगेट 90 रुपए का है। अगर आप देखेंगे तो हमारा मानना यही है कि निफ्टी को निचले स्तरों पे मदद मिलती हुई दिखाई देगी, और ये खास तौर पे उन स्टॉक से जिनमें अब तक आपने पार्टिसिपेशन कम आते हुए देखा है और थोड़ा रिलेटिवली सेफ स्टॉक्स हैं एफएमसीजी के, वहाँ पर अब आप खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। अगर आप HUL के चार्ट पर आज नज़र डालेंगे तो वहाँ पर आपको दरअसल एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट सिनेरियो भी दिखेगा, क्योंकि हमने एक गैप को भरा है और पिछले कुछ हफ्तों का जो दायरा था उसको अपर एंड पे हमने रेजिस्टेंस लाइन को भी पार किया है। तो HUL आगे आने वाले दिनों में बाजार की मदद करेगा, निफ्टी को लीड करेगा, इसलिए आपकी इस पर नज़र होनी चाहिए। एक और बात जाने से पहले अपने दर्शकों को याद दिला दें, डायरेक्टर साहब जरा IGL का 400 रुपए वाला पुट स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि पिछले सोमवार को हमने यहाँ पर आपको ये पुट खरीदने की राय दी थी और ये कहा था कि IGL में आपको गिरावट आगे और बड़ी आती हुई दिखाई देगी। करीब 400 रुपए के जो टारगेट थे वो वहाँ पर हासिल हुए, और ये पुट जो हमने आपको 11 रुपए में दिलाया था, 16 रुपए का टारगेट यहाँ पर था, वो टारगेट भी अचीव हो चुका है। जो मैंने अभी अभी देखा तो मुझे 15 रुपए 80 पैसे के भाव दिखे, हालांकि दिन के हाई 16 रुपए से ऊपर के हैं। 400 रुपए के स्ट्राइक वाला IGL का पुट ये आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। तो हम आपको एक के बाद एक ये जो ऑप्शन कॉल्स दे रहे हैं, चाहे वो कॉल खरीदने के हो या पुट खरीदने के हो, देखिए वो बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट हैं। और आज आपके लिए HUL का 2300 रुपए का कॉल ऑप्शन है जो आपका मुनाफा बनाकर देने वाला है। याद रखिएगा, आपके टारगेट 60, 75 और 90 के आएंगे। तो ये भी बात आज के ऑप्शन की, और वक्त है फिलहाल इजाजत लेने का। मानव, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जाते जाते आपको बता दें CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिलकर निवेशकों को जागरूक करने की मुहिम चला रहे हैं, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। और हमारी इस मुहिम के तहत हम आपको बताएं कि KYC का होना बेहद जरूरी है। क्यों? अगर आप KYC के अपने डिटेल्स को अपडेट रखते हैं भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर जाकर के, आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर के,
केवाईसी में आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपनी तमाम जानकारियां फीड करनी होती हैं। इससे आपको अपने ट्रेड की पूरी जानकारी वक्त पर मिल जाती है। पैन और आधार के जरिए सभी निवेश को जोड़ने में मदद मिलती है और अपडेटेड केवाईसी होने से आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। तो अपना केवाईसी आज ही अपडेट कीजिए। तो फ्यूचर्स एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद SOS आवाज हेल्पलाइन देखते रहिए।